Good morning, everyone. So, let's start with the important current affairs of the March 2025. तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं. तो बहुत सारे टॉपिक्स में से पार्ट 1 में हम कुछ टॉपिक कर लेते हैं, फिर थोड़ा 5 मिनट का आपको ब्रेक दे देंगे, फिर पार्ट 2 भी कर लेंगे, है ना. बहुत ज़्यादा लंबा 3-4 घंटे का क्लास नहीं होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी 1.5 आवर क्लास और एट मैक्स 2 आवर क्लास, सारे टॉपिक्स इंक्लूड करते हुए भी. समझ में आ रही बात? ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द मार्च. तो अभी हम लोग 4 टॉपिक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको ब्रेक देके हम लोग पार्ट 2 में फिर 3 टॉपिक और कर लेंगे, 3-4 टॉपिक, है ना. बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, बहुत अच्छा. तो पहला टॉपिक है व्हाट इज इन अ डिजीज नेम. डिजीज का नाम कैसे रखा जाता है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं. कोविड-19 क्या सोच के नाम रखा गया? एम पॉक्स या मंकी पॉक्स, नाम सुना आप लोगों ने? तो डिजीज का नाम कैसे रखा जाता है, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना. और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि डिजीज वाले सेक्शन भी आते हैं, बायोलॉजी, हेल्थ, तो उसके लिए सब्जेक्ट वाइज वहां के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो इसको समझने के बाद आपको लगेगा कि आपका भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिला हुआ है. ठीक है, बाकी लोगों की तरह इकोनॉमिक्स में आ जाएगा. टाइम यूज सर्वे, कि आप टाइम को यूज कैसे करते हो. वुमेन टाइम को कैसे यूज करती हैं, मेन टाइम को कैसे यूज करते हैं इंडिया में, है ना. तो अभी जैसे मैंने बोला टाइम यूज सर्वे, सबके दिमाग में चला गया होगा कि सर हम ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे टाइम यूज करते हैं, है ना. ऐसे ही करते हो ना. ठीक है. और लास्ट है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी लॉन्च. तो सिटीज का कोएलिशन है कि इकोनॉमी को, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है, जिससे कि वेस्टेज जो हो वो वेस्टेज कम हो और रिड्यूस किया जा सके वेस्टेज को, और बाकी जो भी रिसोर्सेज है उनको रीयूज किया जा सके. तो ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में सिटीज का कोएलिशन है तो आईआर टॉपिक भी आप इसको मान सकते हो. तो ये 4 टॉपिक अभी हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट्स इन अ डिजीज नेम. किसी एक डिजीज के नाम में क्या रखा हुआ है. तो मुझे एक चीज बताओ, डिजीज का नाम जब पहले रखा जाता था तो काफी हद तक कभी प्लेस के नाम पे रख दिया जाता था. किसके नाम पे? प्लेस के नाम पे. नाम सुना है आप लोगों ने? स्पेनिश फ्लू नाम सुना है ना, तो स्पेन के नाम पे रख दिया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ और आ गया, जीका वायरस. जीका मान लो अगर एक फॉरेस्ट रेंज है किसी एक कंट्री के अंदर, उसके वहां से वो वायरस निकला तो क्या नाम रख दिया गया? जीका वायरस. समझ में आई बात? तो किसी प्लेस के नाम पे डिजीज का नाम कई बार रख दिया जाता है, कई बार किसी एनिमल के नाम पे रख दिया जाता है, मंकी पॉक्स. ठीक है. तो जब भी अगर हम प्लेस के नाम पे कोई डिजीज का नाम रख देते हैं या फिर एनिमल्स के नाम पे कोई डिजीज का नाम रख देते हैं, तो वो प्लेस और एनिमल स्टिग्माटाइज्ड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? स्टिग्माटाइज्ड. उनके साथ स्टिग्मा एसोसिएट हो जाती है. स्टिग्मा समझते हो आप लोग? व्हाट इज स्टिग्मा? जस्ट टेल मी. स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? एक तरह का निगेटिव कॉनोटेशन अटैच हो जाता है, कि जैसे ही मंकी देखोगे आपको लगेगा नहीं नहीं मंकी छूते हैं तो मंकी पॉक्स हो सकता है ना. तो जो लोग मंकी लवर हैं वो मंकी लवर नहीं बन पाएंगे. समझ में आ रही बात? ठीक है. और फिर फॉर एग्जांपल आप सोचोगे कि स्पेन जा रहे हैं, यार स्पेन से स्पेनिश फ्लू फैला था, तो पता नहीं वहां पे 2 लोग को छींकते हुए देख लिया, तो आपके दिमाग में घूमेगा कि अरे स्पेनिश फ्लू वापस तो नहीं फैल रहा है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. तो जब भी डिजीज के नाम किसी प्लेस के नाम पे, किसी एनिमल के नाम पे या ऐसे रखे जाते हैं, तो वो प्लेस, वो एनिमल, वो स्टिग्मेटाइज होते जाता है. तो WHO ने फिर गाइडलाइन निकाला है कि ऐसा नाम हम लोग नहीं रखने वाले. हम लोग नाम कैसा रखेंगे? न्यूट्रल नाम रखने वाले हैं. कैसा नाम? न्यूट्रल. ठीक है. फॉर एग्जांपल मंकी पॉक्स का नाम तुरंत WHO ने बदल के एम पॉक्स कर दिया. क्या कर दिया? एम पॉक्स. ठीक है, कि कोई एक एनिमल स्पेसीज उसके लिए स्टिग्मेटाइज नहीं हो. उससे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है. क्या फैलता है? मिस इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश फ्लू आपने नाम सुना हुआ है, बहुत पॉपुलर है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या फैल रहा था? स्पेनिश फ्लू. वो स्पेन से निकला ही नहीं था. ठीक है. तो क्या फैलता है? साथ में मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है. तो इसलिए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी जो डिजीज नेम में है उसका नाम है ट्राइकोफाइटन
इंडोटाइनिए। इंडोटाइनिए मतलब इंडो मतलब इंडियन, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी नाम में इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ भी डिजीज का नाम रखा जा रहा है तो उससे प्लेस जो है स्टिग्मेटाइज होता है, उससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है। टाइपोनाइमोस डिजीज, जिनका नाम टाउन्स के नाम पे, रिवर के नाम पे, आइलैंड के नाम पे, फॉरेस्ट के नाम पे, माउंटेन्स के नाम पे, वैलीज के नाम पे, कंट्रीज, कंटिनेंट और ट्रेंचेस के नाम पे जो डिजीज का नाम रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोपोनाइमोस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश फ्लू, दिल्ली बॉयल, मोडुरा फूट, वेस्ट नाइल वायरस। तो आप लोगों ने वेस्ट नाइल वायरस का नाम सुना होगा, आप लोगों ने स्पेनिश फ्लू का नाम सुना होगा कि नहीं? बाकी का नाम नहीं भी सुना होगा तो कोई आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नाम क्या करते हैं? पूरे रीजन को टार्निश करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को टार्निश करते हैं। इंटायर दिल्ली को टार्निश करेंगे अगर दिल्ली के नाम से कुछ चल रहा है तो, है ना। वेस्ट नाइल, नाइल रिवर को टार्निश करेंगे, नाइल रिवर के पास कोई पहुंच गया सोचेगा पानी पी ले, नहीं वायरस तो नहीं आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें वहां पे होने लग जाती हैं। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स क्या है नाम्स मिसलीड के? 1918 में, 1920 में जो इन्फ्लुएंजा चल रहा था उस टाइम पे, है ना। कोविड कब आया? 1919, 2019। और स्पेनिश फ्लू कब आया? 1919। मतलब 100 इयर्स बाद। कितने इयर्स बाद? 100 इयर्स बाद दोबारा से वैसा पैंडेमिक दिखा, और लगभग जो वायरस है उसमें सिमिलरिटीज है। समझ में आ रही बात? उस समय नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया और स्पेन उसका ओरिजिन भी नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या फैलता है? मिस इन्फॉर्मेशन। स्पेनिश मीडिया ने उसको फ्रीली रिपोर्ट भी किया कि स्पेनिश फ्लू ऐसे फैल रहा है, वैसे फैल रहा है। ठीक है। जीका सिंड्रोम, जीका वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1947 इन अ rhesus monkey in the Zika forest, Uganda, while researching yellow fever. The virus was named after the forest in the Luganda language. तो उसके नाम पे रख दिया गया। तो ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं। अब एफर्ट्स लिया जा रहा है, एफर्ट्स टू एड्रेस मिसलीडिंग डिजीज नेम। जो ये मिसलीडिंग डिजीज है, WHO ने 2015 में गाइडलाइंस बनाया कि इनका नाम हमें रिकरेक्ट करना है। इनका नाम हमें प्लेसेस वगैरह के नाम पे, फॉरेस्ट के नाम पे और बाकी सब के नाम पे नहीं रखना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो रीनेमिंग जीका रिलेटेड डिजीज, डॉक्टर्स रीनेम्ड द फीटल डिजीज कॉज्ड बाय द जीका वायरस एज कॉन्जेनाइटल जीका सिंड्रोम टू रिफ्लेक्ट इट ब्रॉडर इफेक्ट्स बियॉन्ड माइक्रोसेफाली। जीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। किसको काटने से? मच्छर, मॉस्किटो समझते हो ना। ठीक है। तो मॉस्किटो के काटने से जैसे कौन कौन सा फीवर होता है बताइए? मलेरिया भी होता है, और क्या होता है? डेंगू भी होता है, और क्या होता है? जीका वायरस भी स्प्रेड होता है। समझ में आई बात? अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसमें वो जीका वायरस जाता है, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी का हेड बड़ा हो जाता है। क्या बड़ा हो जाता है? हेड। अभी हम लोग एक एक डिजीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जब एक एक डिजीज पे फोकस करेंगे तब आपको समझ में आएगा जीका वायरस से क्या बीमारियां होती हैं। समझ में आ रही बात? बड़ा हेड को बोलते हैं माइक्रोसेफाली। क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफली या माइक्रोसेफाली बोलते हैं। तो माइक्रोसेफाली के अलावा जीका वायरस का और भी हार्मफुल इफेक्ट है इस कॉन्जेनाइटल, मतलब बर्थ से रिलेटेड। समझ में आ रही बात? या इनहेरिटेंस से रिलेटेड। इसीलिए अब इसका नाम क्या हो रहा है? कॉन्जेनाइटल जीका सिंड्रोम। कि सिर्फ बड़ा हेड को छोड़ के बाकी चीजों पे भी ध्यान जाए लोगों का। आ रही बात समझ में? तो WHO क्या कर रहा है? नेमिंग को रिकरेक्ट करने में लगा हुआ है। ठीक बात है? ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, प्रॉपरली? ओके। रीनेमिंग मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स सब लोगों ने फटाफट मंकी पॉक्स बोलना स्टार्ट किया। WHO ने नाम बदल के क्या किया? एम पॉक्स। हिस्टोरिकल करेक्शन, WHO रीनेम्ड रीटर सिंड्रोम। तो ऐसे बहुत सारा क्या है आपका WHO का गाइडलाइंस है। इंटरनेशनल नेमिंग रूल्स क्या बोलता है? WHO फॉलोज स्ट्रिक्ट नेमिंग गाइडलाइंस टू अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन एंड साथ में डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीजें चल रही हैं। अभी जो डिजीज जो नाम में है, जो न्यूज में है, उस डिजीज का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटॉन इंडोटाइनिए। अब ये क्या है? द फंगस कॉजेज अ कॉमन स्किन इंफेक्शन नोन एज रिंग वॉर्म। ठीक है। रिंग वॉर्म होता है ना बॉडीज पे, ऐसे यहाँ पे होता है बहुत सारा। आपने ऐड देखा होगा कि ऐसे लोग खुजली कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पे आके कोई बीटा डेक्स, पता नहीं कौन कौन सा डेक्स लगा के जाता है और वो ठीक हो जाता है, होता है ना। उसका नाम क्या रखा गया अभी? ट्राइकोफाइटॉन इंडोटाइनिए।
टाइनिया मतलब टाइनी है, इंडो मतलब इंडियन ओरिजिन का है। इट इज रेजिस्टेंस टू द फर्स्ट लाइन ओरल एंटी फंगल ड्रग टर्बीनाफाइन, मतलब फर्स्ट लाइन का जो फंगल ड्रग है उस पे भी वो रेजिस्टेंट होता है, उससे भी वो ठीक नहीं होता है। वो जो रिंगवर्म होता है जिसका नाम क्या रखा गया है, ट्राइकोफाइटॉन इंडोटाइनिये। द रेजिस्टेंस जीन वाज आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। चंडीगढ़ पीजीआईएम और राम मनोहर लोहिया दिल्ली में है और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में है। इन दोनों के कॉलेज के जो डॉक्टर्स वगैरह थे, इन लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द नेम इंडोटाइनिये इज इनएक्यूरेट, क्योंकि इसमें इंडिया आ रहा है। क्या आ रहा है? इंडिया। प्री पेजोरेटिव एंड इग्नोर्स WHO रिकमेंडेशन। तो नाम क्या करना चाहिए? फिर चेंज करना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि नेमिंग कैसे होता है, क्या वैसे नेमिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, या फिर डायरेक्टली आपको यही बीमारी पूछ दिया जाए ट्राइकोफाइटॉन इंडोटाइनिये क्या होता है, तो एक स्किन का डिजीज है, रिंगवर्म जैसा डिजीज है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सारा चीज आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो ठीक है, पहला टॉपिक वही है। फिर क्या है? वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब आगे क्या होना चाहिए? आगे WHO का गाइडलाइंस फॉलो करो। किसी भी प्लेस के नाम पे, एनिमल्स के नाम पे, है ना, ऐसा डिजीज का नाम नहीं होना चाहिए। लेसर फ्रॉम SARS-CoV-2 COVID-19 pandemic reinforce that disease do not respect borders. A global response is essential to effectively control outbreak and minimize misinformation. तो नाम में बहुत कुछ रखा है ना? ठीक है, जैसे होता है ना, नाम में क्या रखा है, बुक का नाम है, नाम में क्या रखा है, बुक लिख दिया और नीचे अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो नाम में तो कुछ ना कुछ रखा है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो पहला टॉपिक मेनली पहला टॉपिक जो है एथिक्स में भी काफी यूज हो सकता है। कहाँ यूज हो सकता है? एथिक्स में। एथिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी मेंस पे उस पे आ सकता है, और साथ में उसको अगर मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एज ए एग्जाम्पल कहीं ना कहीं उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। एथिक्स तो अभी पढ़े नहीं हो, जब पढ़े हो तो समझ में आएगा। नाम से समझ में आता है ना, एथिक्स, मोरालिटी, यू हैव टू बी मोर मोरल, एथिकल। समझ में आई बात? ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024। मतलब ये लास्ट दिसंबर तक का रिपोर्ट निकाला है। आरबीआई जनरली साल में 2 बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है इंडिया के लिए, कि इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा चल रहा है ना। एक वो जनवरी से जून तक के लिए निकाल देती है, फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए निकाल देती है। तो मार्च के स्टार्टिंग में वो रिपोर्ट निकाला दिसंबर तक के लिए। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 has highlighted an increasing household debt burden. हाउसहोल्ड पे डेट का बर्डन बढ़ रहा है। किसका बर्डन बढ़ रहा है? डेट का, कर्ज का बर्डन बढ़ रहा है ना। ये आप लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके ऊपर कर्ज का बर्डन बढ़ रहा है? क्या आप अपनी जिंदगी ईएमआई पे ज्यादा गुजार रहे हो? मोबाइल ले रखा है ईएमआई पे, गाड़ी ले रखा है ईएमआई पे, घर ले रखा है ईएमआई पे, सांस ले रहे हैं ईएमआई पे। कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताओ। तो अगर आप अपनी जिंदगी ईएमआई पे ज्यादा गुजार रहे हो तो इसका मतलब आपके ऊपर डेट बर्डन बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? डेट का बर्डन। ये आरबीआई का रिपोर्ट बताता है। एंड अ कंसर्निंग राइज इन कंजम्पशन बेस्ड बोरोइंग। और बोरोइंग का मतलब क्या होता है? लोन लेना। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? लोन लेना, बोरो करना, पैसे दे दो। ठीक है। तो पहले जो पैसे लिए जाते थे ज्यादा, वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, कैपिटल क्रिएट करने के लिए, पैसे दो घर बनाना है, पैसे दो नया माटी खरीदना है। समझ में आई बात? ठीक है। 10 लाख है, 5 लाख बैंक से ले लिया, 15 लाख का घर बना लिया या माटी खरीद लिया। अब किसके लिए हो रहा है? कंजम्पशन के लिए। पैसे दो कपड़े खरीदने हैं, पैसे दो मूवी देख के आना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। पैसे दो गाड़ी खरीदना, तो गाड़ी भी कंजम्पशन ही है। समझ में आ रही बात? गाड़ी भी आपका कैपिटल नहीं है, अगर गाड़ी खुद के पर्सनल घूमने के लिए आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। तो कंजम्पशन बेस्ड बोरोइंग बढ़ रहा है। कंजम्पशन, दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं कंजम्पशन, एक को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है उन लोगों को समझ में ज्यादा आ रहा होगा। ठीक। तो ये आरबीआई की फाइनेंशियल रिपोर्ट बताती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश बाई एनुअली, मतलब साल में 2 बार पब्लिश होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल। इससे खैर खाए बहुत लेना देना नहीं है। The report also discusses issues
रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। तो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर कैसे चल रहा है, इंडिया में ट्रेड डेफिसिट है कि नहीं, फिजिकल डेफिसिट है कि नहीं, ये सारा चीज भी बताता है। बट इस बार हमने फोकस किस पे रखा है, हाउस होल्ड्स पे रखा है कि हाउस होल्ड का जो डेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हाउस होल्ड का ग्राफ है, 2021 से लेकर के 2024 तक का ग्राफ बनाया है आरबीआई ने, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो पहले अगर हम 2021 तक की बात करें तो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब आपका घर, मेरा घर, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड बोलेंगे। हाउस होल्ड पे डेट का बर्डन पहले कितना था 2021 में, 36.6%। अभी हाउस होल्ड पे डेट का बर्डन कितना है, 41%, है ना। बहुत सारा ऐप आ गया है ना, ठीक है, यूज नाउ पे लेटर आ गया है कि नहीं आ गया है, डोंट पे नाउ पे लेटर, तो पे लेटर तो डेट ही है ना, क्या है, डेट। तो इसका मतलब हाउस होल्ड पे डेट का बर्डन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स, आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स आपके कम हो रहे हैं हाउस होल्ड में। अगर जून 2021 की बात करें तो एसेट्स 110% था, अभी घट के कितना हो गया है, 108% हो गया है। द स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड एसेट हैज फॉलन फ्रॉम 110% ऑफ जीडीपी टू 108% बाई मार्च 2024। मतलब आपके घर में जो एसेट्स हैं वो घट रहा है और आपके घर पे जो डेट है वो बढ़ रहा है। मतलब आप डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा लोन ले रहे हो। समझ में आई बात, कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए, कुछ कैपिटल क्रिएट करने के लिए आप लोन बोरोइंग नहीं कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, पक्का, ठीक है। की हाइलाइट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगेन वही, हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो पहले 36 था, 42 हो चुका। एसेट 110% से 108% ऑफ जीडीपी डिक्लाइन हो गया। क्रेडिट का ग्रोथ बहुत हो रहा है, क्रेडिट मतलब लोन, क्रेडिट मतलब लोन। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड मतलब लोन कार्ड, उधार कार्ड, समझ में आ रही बात। तो क्रेडिट का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कितना हो रहा है, 15%। हर साल लोग 15% ज्यादा लोन ले रहे हैं, समझ में आई बात, पिछले साल के कंपैरिजन में। सब प्राइम एंड सुपर प्राइम बोरोवर बढ़ रहा है, 66% ऑफ टोटल लोन्स, रिड्यूसिंग रिस्की लेंडिंग। अच्छा, सुपर प्राइम बोरोवर्स क्या है, वैसे बोरोवर्स जो बहुत टाइम से लोन दे देते हैं, टाइम से रीपे कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्राइम बोरोवर। बोरोवर मतलब लोन लेने वाले, बोरोवर को हम बोल सकते हैं प्राइम बोरोवर, सुपर प्राइम बोरोवर, सब प्राइम बोरोवर। सब प्राइम बोरोवर मतलब विजय माल्या साहब, पैसे ले लिए और वापस नहीं करने हैं, समझ में आई बात, टाइम से नहीं देना है, लोन डिफॉल्ट जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, सब प्राइम बोरोवर्स। और ये ईयर ऑन ईयर क्रेडिट का ग्रोथ हो भी क्यों नहीं, है ना। दिन में अगर आपको 5 कॉल आते हैं तो 4 कॉल तो बैंक वाले को आते हैं, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, तो फिर क्रेडिट का ग्रोथ तो होना लाजमी है। फिर महीने दिन के बाद आप सोचते हो लोन ले ही लेते हैं, लेके देखते हैं कितना मजा है लोन लेने में, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर आप लोन ले लिया, फिर आप ईएमआई चुका रहे हो, तो ऐसे ही काम चलते जा रहा है। सुपर प्राइम बोरोवर मेनली बोरो फॉर एसेट क्रिएशन, व्हाइल सब प्राइम बोरोवर रिलाई ऑन लोन फॉर कंजम्पशन, ठीक है। दिस ट्रेंड सजेस्ट दैट, अगर मान लो किसी ने एसेट क्रिएट कर लिया, घर खरीद लिया पैसे लेके, अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो बैंक क्या करेगी, उसका एसेट होल्ड कर लेगी, तो उसमें बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। और तुम पैसे लेके खा जाते हो तो बैंक फिर क्या निकलवाएगी तुमसे बाद में, पैसा नहीं दे पाए तो। इसीलिए तुमको क्या बोला गया है, सब प्राइम बोरोवर, तुमको मतलब जो लोग ऐसे कंजम्पशन के लिए ज्यादा लोन लेते हैं। दिस ट्रेंड सजेस्ट दैट मेनी हाउस होल्ड मे बी बोरोइंग टू मीट एसेंशियल एक्सपेंसेस रादर देन वेल्थ एक्युमुलेशन। पर्सनल लोन लोग ज्यादा ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा बढ़ रहा है, तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल यही चीजें दिखाता है कि कंजम्पशन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है ना। क्योंकि हाउस लोन लोगे तो हाउस लोन तो एसेट के लिए हो रहा है, अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपका हाउस बेचेगा और वो ले जाएगा, लिक्विडेट कर देगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। यही सारी चीजें हैं स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, यही बताया जा रहा है। राइजिंग अनसिक्योर्ड लोन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, 50% ऑफ सब प्राइम लोन आर फॉर कंजम्पशन, 50% लोन सिर्फ कंजम्पशन में जा रहे हैं। 64% ऑफ सुपर प्राइम लोन आर फॉर एसेट क्रिएशन, एसेट क्रिएशन अच्छी बात है। क्रेडिट कार्ड डीलिक्वेंसीज
1.8% था, अब 2.4%। मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से जमा नहीं करने वाले लोग, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड करने वाले लोग पहले कितने थे? 1.8, अब कितना हो गया है? 2.4। समझ में आई बात? इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा क्रेडिट ले रहे हो जो कि आप चुका नहीं पा रहे हो। पर्सनल लोन डिफॉल्ट, पर्सनल लोन पहले लोग डिफॉल्ट करते थे, लेके पैसा ले लिया और टाइम से रिपे नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे। 3.2 अभी कितना हो गया है? 3.9। तो ये हमारा कंजम्पशन पैटर्न दिखाता है। क्या दिखाता है बताइए? कंजम्पशन पैटर्न। अगर इस साल बजट में इनकम टैक्स डिडक्शन का लिमिट बढ़ाया गया है ना, पहले कितना था? 7 लाख, अब कितना हो गया? 12 लाख। अप टू 12 लाख अगर आपका ईयरली इनकम है, यू डू नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ रही बात? तो क्यों बढ़ाया गया? कि आपके ऊपर जो लोन का बर्डन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। गवर्नमेंट को ऑब्वियसली ये अगर पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन आ रही है मार्च में, तो गवर्नमेंट के पास तो जनवरी फरवरी में है ही। आ रही बात समझ में? ठीक है। लो इनकम हाउसहोल्ड रिलाई मोर ऑन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन देन सिक्योर्ड लोन्स। लो इनकम हाउसहोल्ड, लो इनकम हाउसहोल्ड का पास यही इन्हीं का उपाय होता है। डिजिटल लेंडिंग एंड बीएनपीएल स्कीम्स इनेबल इजी क्रेडिट बट इंक्रीज फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी। बीएनपीएल मतलब पे लेटर स्कीम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीएनपीएल। रेगुलेटरी ओवरसाइट नीडेड टू प्रिवेंट एक्सेसिव डेट एक्यूमुलेशन। रेगुलेटरी ओवरसाइट मतलब अब जो इतना लोन लिया जा रहा है ना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आप पंखा चला के एकदम हवा खाए जा रहे हो, तो उसे ठंडा हो गया, बीमार पड़ गया, कुछ और हो गया, जुकाम हो गया, तो उसके लिए क्या चाहिए? रेगुलेटर चाहिए, कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोल। वैसे ही आरबीआई या किसी और बॉडी का रेगुलेटरी ओवरसाइट चाहिए कि आप जो लोन ले रहे हो उसको क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। समझ में आ रही बात? ठीक है। की हाइलाइट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और क्या क्या है? सितंबर 2023 में आरबीआई रेज्ड रिस्क वेटेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन। अब ये सब तब समझोगे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, तो इनमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड मतलब कंजम्पशन के लिए लिया हुआ लोन क्या है? अनसिक्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप लेके कपड़ा खरीद लिए, पैसे लेके 10,000 का क्रेडिट लिया, लोन लिया, कपड़े खरीद लिए। अब आरबीआई, अब बैंक तुम्हारा कपड़ा छीनने थोड़ी आएगी, कपड़ा दो वापस, है ना। पर्सनल लोन लिया, अब पर्सनल लोन क्यों लिया आपको बैंक नहीं पूछने जा रही है। समझ में आई बात? पर्सनल लोन लिया और गोवा घूम के आ गए, ठीक है, तो बैंक थोड़ी निकालेगी, नहीं नहीं गोवा को वापस अन घूम के आओ, ठीक है, पैसा दे दो मुझे। तो वो सब क्या है? उन सब पे रिस्क वेटेड, बैंक आरबीआई ने रिस्क वेटेड को बढ़ा दिया है, कि मतलब कि ऐसा अनसिक्योर्ड लोन जो है वो और ज्यादा नहीं प्रमोट करना है ना। बैंक्स का उसमें बहुत ज्यादा लाइबिलिटी बढ़ा दिया है। ऑटो लोन ग्रोथ फेल हो गया। ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल का जो लोन ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो रहा है। 18.2% था, फिर कितना हुआ? 14.5% ड्यू टू टाइटर लेंडिंग नॉर्म। टाइटर समझते हो? लेंडिंग नॉर्म को और टाइट कर दिया गया। लेंडिंग मतलब लोन देने वाला नॉर्म्स टाइट कर दिया गया। पहले अगर आपको गाड़ी खरीदनी, आप गए, 10% आपके पास या 5% आपके पास डाउन पेमेंट है, या कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, तो भी आप गाड़ी खरीद के चले आए। अब उस पे 10% 20% आपको क्या देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, तो मतलब पहले तो आपके पास 1,00,000-2,00,000 होने चाहिए। अगर आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो तभी आप जा पाओगे। और अगर पहले अगर ऐसा नॉर्म नहीं होता, डाउन पेमेंट है नहीं है, कोई बात नहीं, आज ही गाड़ी ले जाओ, है ना, बस ईएमआई भरते रहो, तो आज ही लेके आ सकता है कोई। तो ये सब टाइटर नॉर्म जरूरी होता है। वैसे ही बाकी चीजों के लिए भी नॉर्म बढ़ाने की जरूरत है। कंजम्पशन लोन एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। मोर बोरोइंग फॉर कंजम्पशन, लेस फॉर हाउसिंग, एजुकेशन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लोग कम ले रहे हैं, हाउसिंग के लिए लोन कम हुआ है, एजुकेशन के लिए कम हुआ है, किसके लिए ज्यादा हो रहा है? कंजम्पशन, है ना। ये जो इन्फ्लुएंसर लोग आ रहे हैं, ये तुमको इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं कि क्या करो, जिंदगी तो एक बार आती है, जियो खुल के, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो लोन लेके लोग जिए जा रहे हैं। राइजिंग डेट रिपेमेंट रिड्यूसेज स्पेंडिंग, वीकनिंग जीडीपी ग्रोथ। डेट रिपेमेंट जो राइज कर रहा है उससे क्या हो रहा है? आपका जीडीपी ग्रोथ जो है वीक हो रहा है धीरे धीरे। एनपीए का रिस्क बढ़ रहा है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक से आपने पैसा ले लिया, उसको वापस नहीं कर रहे हो, तो बैंक के लिए क्या बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक
के पास आपने जो पैसा जमा किया वो तो बैंक को वापस देना है, तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन बैंक ने जो आपको लोन दिया उसी पे बैंक पैसा कमाएगी, वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो वैसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे बैंक की स्थिति खराब होती है, बैंक की स्थिति खराब होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति खराब होती है, तो इसका रिस्क जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ राइजिंग डेट, the impact of household debt on economic growth depends on how it affects consumption pattern. Household with lower income generally have a higher income multiplier, मतलब जिनका हाउस होल्ड इनकम कम है ना, 10,000 रुपए मंथली अगर कमा रहा है वो मैक्सिमम तो खर्चा ही कर देगा, तो जितना वो खर्चा करेगा उतना मनी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल आप जो पैसा आप खर्च कर दोगे वो पैसा किसी और के पास जाएगा, वो पैसा वो खर्च करेगा किसी और के पास जाएगा, तो मनी क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। समझ में आई बात? अगर अपने पास रखे रहोगे तो रखा हुआ रहेगा, फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीद लिया कपड़े, कपड़े वाले के पास आ गया, उसने खरीद लिया जूते, जूते वाले के पास आ गया, उसने खरीद लिया वेजिटेबल, वेजिटेबल वाले के पास आ गया। समझ में आई बात? उसने खरीद लिया लैंड, लैंड वाले के पास आ गया, उसने कुछ और खरीद लिया, इंडस्ट्री खरीद लिया, इंडस्ट्री वाले के पास आ गया, तो ऐसे मनी क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। जनरली किसमें होता है, जिनका इनकम कम है वो ज्यादा परसेंटेज खर्चा करेंगे, उपाय नहीं है, खर्चा ही करना है, सेविंग कम होगा उनका, ठीक है। However, if they are burdened with debt repayment, their disposable income shrink. But अगर उनके पास डेट का रीपेमेंट ही ज्यादा करते रहना पड़ेगा तो फिर वो मैक्सिमम डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, कंजम्पशन उनका बाद में कम हो जाएगा, है ना। आज आप पैसा ले रहे हो और कंज्यूम कर ले रहे हो, लेकिन कल तो उसका डेट भरना है कि नहीं भरना है, इंटरेस्ट भरना है तो नहीं भरना है, ठीक है, तो कल चीजें खराब हो जाएंगी, कल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और यही जो है लास्ट एक साल में हुआ है ना। अगर हम 2024 की बात करें, खासकर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर समझते हो ना, एक साल को हम लोग 4 टुकड़ों में बांट दें तो एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर। तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे क्या हुआ है, स्लो हुआ है, स्लो डाउन में गया है। किसकी वजह से, राइजिंग डेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ है, कम हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है, तो गवर्नमेंट उन सारे मेजर्स पे काम कर रही है। सेवरल की क्वेश्चंस अराइज, आर हाउस होल्ड बोरोइंग मोर ड्यू टू इनकम इनसिक्योरिटी पोस्ट पैंडेमिक, या फिर बाई नाउ पे लेटर स्कीम की वजह से हो रहा है। विल द राइजिंग डेट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्यूचर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करे, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करे, तो ये सब नए नए क्वेश्चन अराइज हो रहे है ना, डेट की वजह से ये सबको ज्यादा अराइज हो रहा है। कंक्लूजन क्या है, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन लोन्स फॉर एवरीडे कंजम्पशन रादर देन एसेट क्रिएशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंसर्न है तो आपके पर्सनल कंसर्न भी होना चाहिए कि अगर आप कभी लोन लेते हो तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए नहीं लो, पार्टी करने के लिए नहीं लो। समझ में आई बात? एसेट क्रिएट करने के लिए ले रहे हो, घर खरीदने के लिए ले रहे हो, तो दैट इज ऑल ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमने खत्म कर लिया। यहां तक कुछ डाउट है तो बताओ। पहला टॉपिक समझ में आ गया, दूसरा भी आ गया। टाइम यूज सर्वे, ये इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी को बहुत मजा आता है पूछने में, है ना, कि इंडियंस अपना, वुमेन अपना टाइम कैसे यूज करती हैं, मेन अपना टाइम कैसे यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम यूज सर्वे। अच्छा, इसमें जितना डेटा था, डिटेल्स था, सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। 1-2 डेटा आप डिटेल आपने समझ लिया है ना, फॉर एग्जांपल वो ग्राफ वगैरह वाला जो मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में तो वो भी जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट जरूरत है समझने का, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पे नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए? तो ये बीच बीच के जो छोटे छोटे कुछ भी चुन्नू मुन्नू से कॉन्सेप्ट होते हैं, ये प्रीलिम्स में 1 लाइनर के टाइम में पूछ ले जाते हैं या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ ले जाता है। तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है प्रीलिम्स के लिए भी, अदरवाइज कि 10, 20, 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी ऐसे होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे आते हैं टाइम यूज सर्वे। टाइम का यूज कैसे करते हैं, मेल अपने टाइम का यूज कैसे करते हैं, फीमेल अपने टाइम का यूज इंडिया में कैसे करते हैं, बताओ। तो मेल का टाइम यूज कहां जाता है, वर्क में जाता है। फीमेल का टाइम यूज कहां जाता है, डोमेस्टिक चोर्स में जाता है। डोमेस्टिक चोर समझते हो ना, घर को क्लीन करना, खाना बनाना, केयर करना, लोगों का जो भी फैमिली मेंबर है, बूढ़े या फिर बच्चे, तो उसी के ऊपर ये पूरा टाइम सर्वे। मॉस्पी, मॉस्पी का किसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस्पी, मॉसी नहीं मॉस्पी, ठीक है। रिसेंटली रिलीज द टाइम यूज सर्वे हाईलाइटिंग significant trend in how Indians allocate their time to various activities including employment, caregiving and leisure. leisure का मतलब समझते हो, आराम, ऐसे करके रील देखना, इसको क्या बोलते हैं, लेजर। समझ में आई बात, हॉलीडे पे जाना, इसको क्या बोलते हैं, लेजर, ठीक है। ओवरव्यू क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिसेंटली रिलीज द टाइम यूज सर्वे, इनके बारे में सब कुछ बताएगा। और मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएसओ बोलते हैं, एनएसओ है, सीएसओ है। कंडक्टेड द फर्स्ट ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे ड्यूरिंग जनवरी दिसंबर 2009। पहला टाइम यूज सर्वे कब किया इन लोगों ने, 2009 में। 2009 के बाद उनको अभी याद आया कि फिर से टाइम यूज सर्वे करना है 5 साल बाद, ठीक है। द प्रेजेंट टीयूएस कंडक्टेड ड्यूरिंग जनवरी दिसंबर 2024 इज द सेकंड सच ऑल इंडिया सर्वे। प्रीलिम्स में यह भी आ सकता है कि टाइम यूज सर्वे किसने किया, ये पहली बार हुआ है कि दूसरी बार हुआ है, समझ में आ रही बात, ठीक है। A key takeaway from the report is the increase in women's participation in employment related activity. Women का participation बढ़ गया है कहां पे, employment related activity में, जब हम 2019 से कंसीडर करते हैं कहां तक, 2024 तक। ये बात तो इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने देखा था, किसमें देखा था, इकोनॉमिक सर्वे। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या हो गया है, बढ़ गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। सिग्नलिंग ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम अनपेड डोमेस्टिक वर्क टू पेड जॉब। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज क्रूशियल डेवलपमेंट इन इंडियाज लेबर मार्केट डायनेमिक्स रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक चैलेंज और सोशल चेंज। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। मेन कितना काम कर रहे हैं, 70.9 से 75%। वुमेन का पार्टिसिपेशन 2019 में 21.8 था, 2024 में कितना है, 25। इस सर्वे के अकॉर्डिंग, कुछ अलग सर्वे होता, अलग लोगों से बातचीत होती, तो फिर डेटा क्या हो सकता था, थोड़ा अलग हो सकता था। 25 का 30 हो सकता था, 28 हो सकता था, 27, 24, समझ में आ रही बात। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या था, इससे अलग था। बट दोनों क्या बताते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी और टाइम यूज सर्वे दोनों यही बताते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में इंक्रीज हुआ है। आ रही बात समझ में, ठीक है। फॉर मेन, मेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। दिस डेटा रिफ्लेक्ट्स एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक रोल फॉर वुमेन ऑल्दो द जेंडर गैप इन लेबर पार्टिसिपेशन रिमेन्स सब्सटैंशियल। वुमेन का गैप कितना है, 25, मेन का कितना है, 75। तो जेंडर गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सब्सटैंशियल। समझ में आ रही बात, ठीक है। डिक्लाइन इन टाइम स्पेंट ऑन अनपेड डोमेस्टिक वर्क। जब यहां पे टाइम ज्यादा देंगे तो अनपेड डोमेस्टिक वर्क में वुमेन का भी टाइम कम हो जाएगा। वुमेन स्पेंट 305 मिनट पर डे ऑन अनपेड डोमेस्टिक सर्विस इन 2024 कंपेयर टू 315 मिनट इन 2019। मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट उनका टाइम क्या हो गया है, कम हो गया एक दिन में। 300 मिनट मतलब कितना आवर हो गया, बताइए, 5 आवर हो गया कि नहीं हुआ। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 300 मिनट मतलब 5 आवर। पहले 5 आवर 15 मिनट अनपेड वर्क घर में करती थी, अब कितना कर रही है, 5 आवर 5 मिनट। एवरेज कितना घट गया है, 10 मिनट का अनपेड वर्क घट गया है। मेल मेंबर स्पेंट सिग्निफिकेंटली लेस टाइम ऑन सच टास्क। मेल मेंबर कितना टाइम लगाते हैं, 88 मिनट, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा। समझ में आई बात, इससे ज्यादा मेल मेंबर घर का काम नहीं करते हैं। तो इससे ज्यादा तुम लोग घर का काम अगर कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दोनों जेंडर के लिए, समझ में आई बात, तो गलत कर रहे हो। वुमेन रोल इन केयर गिविंग, 41% ऑफ वुमेन एज्ड 15 से 59 participated in caregiving activities compared to only 21.4% of men in the same age group। ठीक है, ये मेन के लिए है। वुमेन कितना केयर गिविंग में इन्वॉल्व है, 41, मेन कितना इन्वॉल्व है, 21%। ये सब डेटा एग्जैक्टली इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर में सीधे यूज होगा। समझ में आ रही बात। डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, वुमेन का रोल कैसे बदल रहा है, तो वुमेन का वो ये नहीं बताएगा कि वुमेन कैसे टाइम यूज कर रही, वो पूछेगा कि वुमेन का रोल कैसे चेंज हो रहा है इन द इंडियन सोसाइटी, एंड यू कैन यूज दीज डेटा डायरेक्टली। वुमेन स्पेंट 137 मिनट्स पर डे इन केयर गिविंग, नियरली डबल द 75 मिनट स्पेंट बाय मेन। केयर गिविंग में मेन कितना स्पेंड कर रहे हैं, 75 मिनट्स, चाहे पेरेंट का केयर गिविंग हो चाहे बच्चों का हो। वुमेन कितना कर रही हैं, डबल कर रही है ना, कितना आपका 137 मिनट्स।
ठीक है, अब ये अलग अलग टाइम दिया हुआ है, इनके बारे में हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ केयर और मेंटेनेंस पे कितना, सेल्फ केयर मतलब सेल्फ केयर समझते हो, ठीक है, दाढ़ी काटना, ठीक है, तो ये सब तो स्किन केयर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ केयर एंड मेंटेनेंस। मेल जो है 2019 में कितना टाइम देते थे, 729 मिनट्स देते थे, अभी कितना टाइम दे रहे हैं, 700 टाइम। टाइम कम हो गया उनके पास, रील चलाने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, वुमेन का भी 723 मिनट्स था, अभी कितना हो गया है, 706। एम्प्लॉयमेंट में देखो 459 से 473 बढ़ गया है मेन का, वुमेन का भी बढ़ गया है। लर्निंग के लिए टाइम कम हो गया है दोनों जेंडर का। अनपेड डोमेस्टिक वर्क के लिए मेल का घट गया है, वुमेन का भी थोड़ा घटा है। कल्चर, लेजर, मास मीडिया, स्पोर्ट्स, इसके लिए टाइम जो है मेल का बढ़ा है। ठीक है, मास मीडिया, कल्चर, इस सब के लिए वुमेन का ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा चेंज है। सोशलाइजिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए मेल का घटा है, विमेन का सेम है। सोशलाइज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, अनपेड वॉलेंटियर ट्रेनिंग एंड अनपेड वर्क के लिए फिर वापस से मेल का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अनपेड वॉलेंटियर वर्क के लिए ऐसा वर्क जो कम्युनिटी वर्क है, कम्युनिटी क्लीनिंग करना है, रिवर क्लीनिंग करना है, समझ में आई बात। ऐसे में मेन का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है, विमेन का भी बढ़ा है। तो ये पूरा मॉस्पी का डेटा है। और आप पूछते रहते हो ना कि सर डेटा, मेंस के टाइम पर डेटा कहाँ से निकालें, तो ये सब जो मंथली मैगजीन्स बनती जाएगी वहां से आप डेटा कलेक्ट करते जा सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, इसमें से आप 2-3 डेटा लिख लोगे, है ना, इसमें से नहीं, इसमें से लिख लोगे जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, इससे आपका काम हो जाता है। वही आपको एग्जाम में लिख के आ जाना होता है। ठीक, वही सब चीजें मैं वापस रिपीट करूंगा। ये सारे ग्राफ, ये सारे चार्ट उसी चीज के लिए बना हुआ है। एग्जाम में आप ऐसा ग्राफ भी बना के आ सकते हो। समझ में आई बात। आप बोलोगे सर मैं पिंक पेन कहां से लाऊंगा, तो पिंक पेन नहीं ला सकते हो, बट कम से कम ऐसा कुछ सर्कल बना के, हाफ सर्कल और डॉट डॉट डॉट, ये सब चीजें तो दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं, आपका क्रिएटिविटी दिखाती हैं। एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग में इनको इन्फोग्राफिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फोग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स। तो अगर आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 1-2 इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है, तो आपका सर्टेनिटी से थोड़ा मार्क्स क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, इंप्लीकेशंस ऑफ द चेंजिंग वर्क डायनेमिक, क्या क्या एक इंपैक्ट होगा। हायर हाउस होल्ड इनकम, अगर वुमेन ज्यादा काम करेंगी तो हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वुमेन ज्यादा काम कर रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है। सोशल एंड पॉलिसी इंप्लीकेशन, डिस्पाइट प्रोग्रेस जेंडर डिस्पेरिटीज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन परसिस्ट। जेंडर डिस्पेरिटी अभी भी वर्कफोर्स में क्या कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, 25% और 75% देखा हम लोगों ने। द फाइंडिंग्स हाईलाइट द नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, वुमेन मेन दोनों का स्किल डेवलपमेंट चाहिए, वुमेन का ज्यादा चाहिए। वर्क पॉलिसीज फ्लेक्सिबल चाहिए, है ना, वर्क आवर स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, 9 to 5 जॉब ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वुमेन 11 से 4 जॉब करना चाहे, है ना, तो उनको आप हाफ डे की सैलरी दे दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ऐसे करके भी काम करवाया जा सकता है। समझ में आई बात। हाफ डे वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाफ डे वर्क फ्रॉम होम, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, कि आप 4 घंटे ऑफिस से काम करिए, 4 घंटे घर से काम करिए, ये भी चीजें पॉसिबल है। तो वर्क पॉलिसीज में और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, इंक्लूडिंग रिमोट वर्क एंड पार्ट टाइम ऑप्शंस। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट के लिए बना चुकी है, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर के लिए बनाए, है ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव टू इनकरेज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। Implication of the changing work dynamics, leisure and cultural activities, people aged 6 and above spent 171 minutes per day. Men spent slightly more time on these activities than women, है ना, reflecting the gendered division of time. तो men enjoy, आराम ज्यादा कर रहे हैं, women थोड़ा कम कर रही। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा डिवीजन हो गया बताइए, जेंडर डिवीजन। ये कीवर्ड हो गया, जेंडर डिवीजन इज अ कीवर्ड दैट यू कैन यूज। Education and self-care, 89.3% of children aged 6 to 14 participated in learning activities, spending around 413 minutes per day on studies. 413 मिनट कितना हो गया, मोर देन, बोलो 7 आवर्स के आसपास हो गया कि नहीं, मोर देन 6 आवर, 7 आवर के आसपास हो गया। तो 6 से 14 ईयर वाले बच्चे 7 आवर्स पढ़ रहे हैं। तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम कितना पढ़ रहे हो बताओ, तुम लर्निंग एक्टिविटी में कितना दिखा रहे हो। सर अभी जो क्लास में आए बस उतना ही है कि ज्यादा भी,
सेल्फ केयर एंड मेंटेनेंस अकाउंटेड फॉर एन एवरेज 708 मिनट पर डे अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। तो यही सब चीजें हैं। स्किल ट्रेनिंग बढ़ाओ, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बनाओ। सोशल सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, समझ में आई बात, पेंशन, इनको हम क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। वर्क प्लेस को और इंक्लूसिव बनाया जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक भी क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हम आ गए धीरे धीरे लास्ट टॉपिक पे, और फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक क्या कहता है, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। सिटीज कोएलिशन, कि सिटीज जो है उन्होंने क्या किया है, कोएलिशन किया है, किस चीज के लिए, सर्कुलरिटी के लिए। सर्कुलरिटी का मतलब क्या है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप सब समझते हो, वैसा डेवलपमेंट जो थ्रू आउट क्या करे, सस्टेन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो उसके लिए हमें कंजम्पशन को रेस्पॉन्सिबल रखना पड़ेगा। अभी हम कंजम्पशन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, कंजम्पशन की। कंजम्पशन को क्या रखना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल। अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइफ है, खुल के जियो, 4 BMW में जियो, तो फिर 4 BMW बनाने में बहुत सारा रिसोर्स यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। और सिटीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती हैं, सिटीज का म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है, किस चीज में, सिटीज को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में और ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। वैसे ही सिटीज का कोएलिशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, मतलब कि वो सर्कुलर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब मान लो आप लोगों ने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप्स खरीदा, जो सिटीज में लोग काफी खरीदते हैं, चार्जर खरीदा, और फिर हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, बेच देते हैं, छोड़ देते हैं, वेस्ट में फेंक देते हैं। अब ये खासकर पुराने चार्जर की क्या हालत होती है, पहले वो रखा रहता है घर में इस उम्मीद में कि कभी काम आएगा, और जब खराब हो जाता है तो फेंक दिया जाता है ना, हमने डस्टबिन में फेंक दिया, कचड़े में चला गया वो चला जाता है। तो अगर सिटीज क्या करेंगी, वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज का रोल क्या होगा, वो आपसे ऐसी चीजें क्या करेंगे, रिकवर करेंगी, उसको जाके वापस से रीफैब्रिकेट होगा, उसका जो यूज होगा उसको रीयूज में लाया जा सकेगा। समझ में आ रही बात, और ऐसे हर चीजों का रीयूज बढ़ पाएगा, उसके लिए इनिशिएटिव है। और इंडिया में मार्च में ये जयपुर में ये फोरम चल रहा था, इंडिया लॉन्च C3 इनिशिएटिव। C3 मतलब सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। इसमें सी 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 3 बार आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 बोलते हैं। ठीक है, एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक दैट वाज हेल्ड इन जयपुर फ्रॉम 3rd to 5th March 2025। C3 is a multi-nation alliance for city-to-city collaboration, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। नॉलेज शेयरिंग किस चीज में, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। सिटीज का मेन दिक्कत जिम्मेदारी क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट है, चाहे ई वेस्ट है, चाहे प्लास्टिक वेस्ट है, चाहे बायोलॉजिकल वेस्ट है ना, फॉर चाहे हॉस्पिटल से रिलेटेड वेस्ट है, उन सब का क्या होना चाहिए, सस्टेनेबली मैनेजमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से क्या करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड लो कार्बन इकोनॉमी। कार्बन इकोनॉमी क्या होता जाएगा, लो। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गेम चेंजर इन द सिटी सिटी पार्टनरशिप अक्रॉस नेशंस। ऑलरेडी लॉन्च्ड इंडियाज इनिशिएटिव अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलरिटी। कौन कौन सा है, इंडिया ने पहले ही ऐसा सर्कुलरिटी के बेसिस पे कौन कौन सा और अलायंस लॉन्च किया हुआ है। मिशन लाइफ हमने लॉन्च किया है 2-3 साल पहले। क्या लॉन्च किया था, मिशन लाइफ, है ना। लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्या मतलब होता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आपका लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। आपका लाइफ स्टाइल ये नहीं होना चाहिए कि 4 AC चल रहे हैं, 17 डिग्री टेम्परेचर किया, फिर मोटा कंबल लेके सो गए, क्या फायदा हुआ। तो वो लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्या, नहीं है। अगर आपको गर्मी लग रहा है, यू कैन हैव 25 डिग्री टेम्परेचर। समझ में आई बात, तो वो फिर भी आप अपनी गर्मी को भी मैनेज कर पा रहे हो, लाइफ स्टाइल को भी इंजॉय कर पा रहे हो, और एट द सेम टाइम आपके वजह से जो एमिशंस है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आप जो भी रिसोर्स यूज करते हो, कपड़ों का रीयूज कर रहे हो बार बार, है ना, बार बार परचेजिंग कंजम्पशन का रिडक्शन कर रहे हो, ठीक बात है ना। आप 80,000 के जूते नहीं खरीद रहे हो जिसमें किसी का घर जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। आप ऐसे जूतों का दुकान नहीं लगाया हुआ है घर में, देखो मेरे पास ऐसे जूते हैं, मैं रिपीट नहीं करता, तो बेवकूफ हो तुम, रिपीट नहीं करते तो।
आ रही बात समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार उनको देख रहा था, जो शाहरुख खान की बेटी है सुहाना, वो बोल रही थी कि अरे आलिया भट्ट ने अपने शादी के कपड़े रीयूज किए तो हम लोगों को भी करना चाहिए। तो ये पहली बार तुमको पता चला कि कपड़े रीयूज भी होने चाहिए? उसके पहले तुमको ये पता नहीं था? तुमको क्या लग रहा था वन टाइम वियर होता है? तो ये जो लाइफ स्टाइल है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ना। आजकल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नया ट्रेंड बना हुआ कि ये कपड़े लोगों ने देख लिए हैं, है ना, देख लिए हैं, तो ये इसका फोटो वापस हम लोग नहीं डाल सकते इंस्टाग्राम पे। समझ में आ रही बात? इसका फोटो फेसबुक पे नहीं डाल सकते, तो बेवकूफ हो तुम। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए। मुंबई में मेट्रो रेल बन रहा था, मेट्रो रेल, और वहां पे एक मुंबई के अंदर फॉरेस्ट है जिसको बोलते हैं आरए फॉरेस्ट। आरए फॉरेस्ट को थोड़ा सा काट के और वहां से मेट्रो रेल ले जाया जाना था, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कट हो रहा है तो नुकसान तो हो ही रहा है एनवायरनमेंट का। ठीक है, वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी पहुंचे कि फॉरेस्ट कट नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी लैम्बोर्गिनी लेके पहुंच रहे हैं, ठीक है, कि फॉरेस्ट कट नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान है। और लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं, उसका क्या, उसका भी तो बताओ, उससे भी तो नुकसान है। तो लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आपने एक शर्ट खरीदा, ठीक है, नया शर्ट है, उसको पार्टियों वार्टियों में यूज किया, ठीक है, थोड़ा शर्ट पुराना होने लगा, फिर आप उसको पहन के क्लास आने लगे, थोड़ा और पुराना होने लगा, फिर आप उसको पहन के जिम जाने लगे, थोड़ा और पुराना होने लगा, फिर पहन के सोने लगे आप, थोड़ा और पुराना हो गया, उस पर होली खेला आपने, ठीक है, फिर उसके बाद उससे पोछे लगाए, तब जाके हुआ लाइफ। आ रही बात समझ में? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रीफैब्रिकेट करो। समझ में आई बात? तो ये हमने लाइफ जो है, ये मैंने पढ़ाया भी था 2 साल पहले और बोला भी था, ठीक है, कि तुम्हारे मेंस में आएगा, तुम्हारे मतलब एपीएससी वाले मेंस में, ठीक है। वैसे तो मैं आईआर पढ़ा रहा था और वो इंडिया पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे रहा था, तो मैं बता रहा था, तो आया भी ऑब्वियसली। पंचामृत गोल्स, पंचामृत मतलब कि ये भी क्लाइमेट रिलेटेड है। पंचामृत, पंच मतलब 5 प्रिंसिपल जो इंडिया फॉलो करने वाला है। 2070 तक हम नेट कार्बन जीरो कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा 2030 तक हम इतना पेड़ लगाएंगे, इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करेंगे, है ना, इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे, वो सब पंचामृत गोल्स है। स्वच्छ भारत मिशन तो है ही, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी, हमारे इनिशिएटिव C3 के डायरेक्शन में ऑलरेडी चल रहा है। तो C3 हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, ग्लोबल कोएलिशन चल रहा था तो हम भी उसके क्या बन रहे हैं, पार्ट बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? प्रिंसिपल फॉर सर्कुलर सिटी, द सर्कुलर इकोनॉमी एम्फेसाइजेज रीयूजिंग रिसोर्स एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। रिसोर्स को क्या करना है, रीयूज, और वेस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। अ सिटी दैट जनरेट एंड रिटेन्स वैल्यू, मॉडल दैट प्रायोरिटाइज एक्सटेंडिंग द लाइफ एंड यूटिलिटी ऑफ एसेट, देयर बाय रिटेनिंग देयर वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, अगर अपना वैल्यू ओवर टाइम उसको मेंटेन करना है तो एसेट्स को, यूटिलिटी को, उसको क्या करना पड़ेगा, लाइफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइवेबल सिटी बनाना पड़ेगा। द पर्टेन्स टू अ सिटी दैट ऑफर्स लो एमिशन। अगर किसी सिटी में ज्यादा एमिशन होते जाएगा, धीरे धीरे उस सिटी का टेम्परेचर बाकी सिटीज से ज्यादा होता जाएगा, उस सिटीज में रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। रीजेनरेटेड नेचुरल सिस्टम, अपने लेक्स वगैरह को वापस से क्या करे, रीजेनरेट करे, कि आप अर्बन स्पेसेस हो, आप जाओ शाम में घूम सको। शाम में ये मत सोचो कि अब घूमने के लिए कुछ बचा नहीं, क्लब चलते हैं, पार्टी करते हैं, मॉल चलते हैं। उसके अलावा आपके पास अर्बन स्पेसेस होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए आपके पास। समझ में आ रही बात? आपके पास लेक्स होने चाहिए, ठीक है, आपके पास रिवर बेड होने चाहिए, ठीक है, जहां जाओ आप, जाओ और वहां पे नेचुरल सिस्टम को एंजॉय करो। इनहेंस्ड ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, ह्यूमन का हेल्थ भी अच्छा रहे, मेकिंग इट इज अ बेटर प्लेस टू लिव। लो एमिशन, नेचर बेस्ड डेवलपमेंट, इक्विटेबल एंड पीपल सेंटर डेवलपमेंट, रेजिलियंट डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल कोलकाता में इको पार्क बनवाया है वहां की सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है, जहां दीदी को जानते हो ना, ममता बनर्जी, तो उन्होंने कुछ सालों पहले 7-8 ईयर्स में भी हुए होंगे, तो वहां पे बनवाया है इको पार्क। बहुत बड़ा पार्क है, उसमें लेक वेक सब कुछ है, ठीक है, कि मॉल में समय कम बिताओ, वहां भी जाओ, वहां भी थोड़ा एंजॉय करो। तो एक कॉमन अर्बन स्पेसेस भी होने चाहिए, वो सिटीज का डेवलपमेंट का पाथ होना चाहिए। C3 इनिशिएटिव, तो यही है C3 इनिशिएटिव, ठीक है। अब और C3 इनिशिएटिव कब से चल रहा है, जयपुर डिक्लेरेशन पहले समझ लेते हैं। C3 इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था, 2009 में। किसने लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कौन सा कंट्रीज, एशिया पैसिफिक। 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इन सब सारी चीजों पे काम करना है।
जयपुर में जो डिक्लेरेशन हुआ, क्या हुआ? टू प्रमोट द ट्रांजिशन टू अ रिसोर्स एफिशिएंट सर्कुलर इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक कंट्री। ये सारा कीवर्ड्स है जो कीवर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी डिक्लेरेशन है, कैसा डिक्लेरेशन है? नॉन बाइंडिंग, मतलब हर कंट्री कोशिश करेगी, कुछ ऐसा बाइंडिंग रूल्स नहीं है कि आपको नहीं फॉलो करोगे तो जान से मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका हिस्ट्री अगर हम ट्रैक करें तो टोक्यो ऐसा पहला 3R स्टेटमेंट देने वाला कंट्री बना था। कब बना था? 2009 में। टोक्यो मतलब वो बना था सिटी 2009 में। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया को ढूंढो, इंडिया कहाँ मिलेगा? 2018 में मिलेगा। 2018 में इंदौर जो है उसने 3R डिक्लेरेशन दिया, क्लीन वाटर, लैंड और एयर पे। 3R मतलब भाई रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। और अभी आपको कौन दिख रहा है? न्यू 3R एंड सी डिक्लेरेशन जो जयपुर में आपको दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये एक चार्ट है, इसमें आप सिटीज का नाम एक बार देख सकते हो, क्या पता प्रीलिम्स में इन सिटीज के नाम आ सकते हैं, ठीक है, कि 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी में कौन कौन सी सिटीज हैं। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। 12th हो रहा है, एक एक करके आप काउंट कर सकते हो, हम लोग 12th तक पहुंच चुके हैं। इस साल का थीम क्या था? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड अचीविंग एसडीजीज एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। ये सब सारा डिस्कशन था। गवर्नमेंट उस पर क्या पॉलिसी बनाएगी, कैसे स्टेप्स लेगी, कैसे हमें क्लाइमेट एक्शंस लेना है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैसे किया जाएगा, इन सब सारे चीज़ों पे क्या होता है? डिस्कशन होता है। समझ में तो आ गया, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना, गवर्नमेंट पॉलिसी तो बनाए, पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे क्या होना था? डिस्कशन होना था, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी रहेगा, सिटीज हमारे पहले से ज़्यादा क्या रहेंगे? रेजिलियंट रहेंगे, जॉब क्रिएशंस भी होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का क्या होगा? इंप्रूव होगा। बट ये 3R इंप्लीमेंट करना बहुत आसान भी नहीं होता है। इंप्लीमेंट करने में क्या आएंगे? चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। मैं कितना भी अवेयरनेस फैला लूँ, आप क्या करोगे? जब इंस्टाग्राम पे फोटो डालना होगा तो नया शर्ट ढूंढोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होता है इनिशियली। फॉर एग्जांपल इको पार्क ही बनाया तो बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है। रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम बिजनेसेज एंड कंज्यूमर, बिजनेसेज चेंज करना नहीं चाहती, कंज्यूमर्स भी नहीं, है ना। आपको प्लास्टिक चाहिए ही चाहिए, आप अपने घर से कुछ लेके नहीं जाना चाहते हो, कन्वीनियंट रहता है। समझ में आई बात? ठीक है। इनसफिशिएंट पॉलिसी सपोर्ट एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, यही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रांग होनी पड़ेगी और तो कोई खास बात नहीं है। आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनमें अवेयरनेस वगैरह को ज़्यादा प्रमोट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट 1 हम लोगों ने खत्म कर लिया। वी हैव अंडरस्टूड 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, है ना। आफ्टर द गैप ऑफ 5-10 मिनट वी विल अगेन रीस्टार्ट एंड अगेन विल स्टडी 3 मोर टॉपिक्स। समझ में आई बात? उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं जाना नहीं।